हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारी जो सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसी क्रम में कुछ नई योजनाओं के साथ आपके सामने एक बार वापस हम आए। आज की पहली योजना रहेगी हमारी ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। बात करें ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप की बात करें तो इसमें हमारे नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स, ये क्या हमारे विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है यूजीसी, इसके द्वारा शुरू की गई एक योजना है। ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी है, उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो ये छात्र हमारे ओबीसी के, इनको क्या है, हमारे वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये योजना है। खासकर हमारे एमफिल और पीएचडी जैसे जो शोध कार्यक्रम करना चाहते हैं, उनके लिए एक छात्रवृत्ति की योजना है। और किसके द्वारा शुरू की गई है? ये हमारे यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा शुरू की गई। अब योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें, जो ओबीसी छात्र है तो ओबीसी छात्रों को उच्च अध्ययन और शोध करने के अवसर प्रदान करना। पहला उद्देश्य क्या है इसका? ओबीसी छात्रों को उच्च अध्ययन और शोध करने के अवसर प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य हमारे वित्तीय बाधाओं को दूर करके ओबीसी छात्रों के शैक्षणिक जो विकास है उसको बढ़ावा देना। क्या है? हमारे वित्तीय बाधाओं को दूर करके ओबीसी छात्रों के शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा उद्देश्य हमारे विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी छात्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना। तो ये हमारे ये कुछ मूल उद्देश्य हैं जिनके आधार पर योजना कार्य करती है। योजना की पात्रता की बात करें तो योजना के पात्रता मानदंड की, तो इसमें ओबीसी वर्ग की बात करें तो आवेदक क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए और इसके लिए एक सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके लिए क्या, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से, क्या आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उत्तीर्ण की हो, तो उसकी योग्यता होनी चाहिए। फिर एमफिल या पीएचडी में पंजीकरण की बात करें तो आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में नियमित और पूर्णकालिक एमफिल या पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकृत होना चाहिए। तो ये हमारी उसकी मानदंड है योग्यता। फिर नेट जेआरएफ योग्यता की बात करें तो आवेदक ने यूजीसी नेट या फिर यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो। पारिवारिक आय की बात करें तो आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रीयता तो सभी को पता है, आवेदक क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी ये उनसे मिल सकती है। अब इसके अंतर्गत हम वित्तीय लाभ की बात करते हैं। तो लाभ देख रहे हैं वित्तीय सहायता, तो 300 चयनित छात्र होंगे, उनको उनकी क्या शोध के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उनको क्या करेंगे, शोध के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और ये सहायता हमारे जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ और सीनियर रिसर्च फेलोशिप एसआरएफ के रूप में मिलेगी। तो देखिए हमारे जेआरएफ के रूप में क्या होगी। तो पहले 2 वर्ष की बात करें तो पहले 2 वर्ष में यदि बंदा मानविकी और सामाजिक विज्ञान से जेआरएफ करता है तो प्रति माह 31,000 रुपये मिलेगी, और विज्ञान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के अंदर करता है तो 31,000 रुपये, दोनों में सेम मिलती है, 31,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। रिसर्च जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप है एसआरएफ, तो अगले 3 वर्ष की बात करें तो जेआरएफ में सफल मूल्यांकन के बाद ये वाली छात्रवृत्ति दी जाती है। तो मानविकी और सामाजिक विज्ञान में 35,000 रुपये प्रति माह, विज्ञान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के अंदर भी 35,000 रुपये प्रति माह जो हमारी स्कॉलरशिप मिलती है। हम कंटिजेंसी फंड की बात करें आकस्मिक निधि की, तो मानविकी और सामाजिक विज्ञान के अंदर जेआरएफ के दौरान 10,000 रुपये प्रति वर्ष और एसआरएफ के दर अंतर्गत 20,500 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। विज्ञान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की बात करें तो जेआरएफ के दौरान 12,000 रुपये दिए जाएंगे और एसआरएफ के दौरान कितने, 25,000 रुपये प्रति वर्ष हमारे कंटिजेंसी ग्रांट या फिर आकस्मिक निधि के रूप में दिए जाएंगे। जो विकलांग हमारे उम्मीदवार है तो उनकी सहायता के लिए क्या है, शारीरिक और दृष्टिबाधित जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए 2,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त रूप से सहायता दी जाएगी। कितनी? 2,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त रूप से सहायता दी जाएगी। मकान किराया भत्ता की बात करें एचआरए की, तो भारत सरकार के नियमों के अनुसार यदि छात्रावास उपलब्ध नहीं है तो हमारे मकान किराया भत्ता या एचआरए भी मिलेगा उस बंदे को। अवधि की बात करें तो ये फेलोशिप है
ये फेलोशिप अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। जो ये फेलोशिप है तो ये फेलोशिप अधिकतम कितनी 5 वर्षों की अवधि के लिए दी जाती है, जिसमें JRF के रूप में प्रारंभिक 2 वर्ष और SRF के रूप में अगले 3 वर्ष शामिल होते हैं, जो JRF के संतोषजनक मूल्यांकन पर निर्भर करता है। MPhil के लिए फेलोशिप की अवधि अलग अलग हो सकती है। तो हमने एक योजना तो देख ली। अगली योजना आती है हमारी PM मित्र पार्क योजना। योजना का नाम क्या है? PM मित्र पार्क योजना। पूरा नाम क्या है हमारा? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। पूरा नाम क्या है हमारे? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन एंड अपैरल पार्क्स। मंत्रालय की बात करें तो यह योजना हमारी कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य भारत भर में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना है। इसका उद्देश्य क्या हमारे? भारत भर में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना है, ताकि एक ही स्थान पर कताई से लेके परिधान निर्माण तक क्या करना है? कताई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाई जा सके। क्या की जा सके? एक इंटीग्रेटेड जो कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाई जा सके। इसकी अवधि की बात करें तो यह हमारे 2027 तक की अवधि के लिए कार्यान्वित है, यह योजना चलेगी। बजट की बात करें तो बजट इसके लिए 4,445 करोड़ रुपए तय किया गया है। कितना? 4,445 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। उद्देश्य की बात करें तो भारतीय कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर भारतीय कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना इसका उद्देश्य। बड़े पैमाने पर एकीकृत कपड़ा क्षेत्र बनाकर एकीकृत कपड़ा क्षेत्र बनाकर योजना का उद्देश्य दक्षता बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। योजना का उद्देश्य क्या? दक्षता बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। कपड़ा क्षेत्र में बड़े निवेश आकर्षित करना। कपड़ा क्षेत्र में बड़े निवेश आकर्षित करना, जिसमें हमारे घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI दोनों चीज़ें शामिल होती है। जिसमें घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI दोनों शामिल है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, कपड़ा निर्माण गतिविधियों को के केंद्र बनाकर बेरोजगार सृजन को बढ़ावा देना। किस तरह से? जो हमारा कपड़ा निर्माण गतिविधियों के केंद्र बनाकर हम ये क्या कर सकते हैं? रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के जो 5F का विजन दिया, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? 5F का विजन दिया। इसका मतलब है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। तो एक 5F का विजन दिया उन्होंने। इसके दौरान यह विजन कपड़ा उद्योग की पूरी मूल्य श्रृंखला पर जोर देता है। ये एक छोटी श्रृंखला नहीं, एक बड़ी श्रृंखला है, उस पर जोर देता है। कच्चे माल की सोर्सिंग से लेकर निर्यात तक, जिसमें क्या कच्चे माल की सोर्सिंग से लेकर निर्यात तक की पूरी मूल्य श्रृंखला पर जोर देता है। लचीला बुनियादी ढांचा बनाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 9 के अनुरूप सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। लचीला बुनियादी ढांचा बनाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 9 के अनुरूप सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। वस्त्र क्षेत्र में वैश्विक चैंपियन बनाना। वस्त्र क्षेत्र में वैश्विक चैंपियन बनाना, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और प्लग एंड प्ले सुविधाओं प्रदान करके। कैसे हम चैंपियन बन सकते हैं? हमारे विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और प्लग एंड प्ले सुविधाओं प्रदान करके हम क्या करना है? वस्त्र के क्षेत्र में विश्व चैंपियन बनना है। अब योजना है तो योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें। पहली विशेषता आती है मूल एकीकृत मूल्य श्रृंखला, मतलब पार्कों में कताई बुनाई प्रसंस्करण। पार्कों में क्या? कताई बुनाई प्रसंस्करण मतलब रंगाई छपाई और परिधान निर्माण सहित पूरी कपड़ा मूल्य श्रृंखला एक ही स्थान पर होगी। पूरा का पूरा क्या? कपड़ा मूल्य श्रृंखला एक ही स्थान पर होगी, जिसमें लॉजिस्टिक्स लागत कम हो जाती है और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। इसमें क्या होता है? लॉजिस्टिक्स लागत कम हो जाती है और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की बात करें तो पार्कों में प्लग एंड प्ले सुविधाओं, विकसित फैक्ट्री साइटों, आंतरिक सड़कों, बिजली और पानी की आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन और सामान्य प्रसंस्करणों सहित क्या है? अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे विकसित किए जाएंगे। क्या किया जाएगा? अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। फिर सहायक बुनियादी ढांचे की बात करें तो पार्कों में श्रमिकों के छात्रावास और आवास। क्या पार्कों में श्रमिकों के छात्रावास और आवास की बात करें तो विशेषकर महिला श्रमिकों के लिए बनाए जाएंगे। लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउसिंग, चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षण, कौशल विकास केंद्र जैसे जो सहायक सुविधाएं हैं वो भी इसके अंतर्गत दी जाएगी। वाणिज्य विकास की बात करें तो पार्कों की व्यवहार्यता बढ़ाने और रखरखाव के लिए पार्कों की व्यवहार्यता बढ़ाने और रखरखाव के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए सीमित क्षेत्र मतलब पार्क क्षेत्र का 10% तक तय किया गया है। तो उस सीमित क्षेत्र का उपयोग करके स्व वित्त पोषण मॉडल पर वाणिज्यिक विकास के लिए किया जा सकता है। तो वाणिज्यिक विकास की बात करें तो पार्कों की व्यवहार्यता बढ़ाने और रखरखाव के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए जो सीमित क्षेत्र का उपयोग स्व वित्त पोषण मॉडल पर वाणिज्यिक विकास के लिए किया जा सकता है। लेकिन कितना? पार्क का केवल 10% हिस्सा ही
किया जा सकता है। फिर SPV की बात करें, स्पेशल पर्पज व्हीकल, मतलब विशेष प्रयोज्य वाहन की बात करें तो प्रत्येक पार्क का प्रबंधन एक स्पेशल पर्पज व्हीकल या विशेष प्रयोज्य वाहन द्वारा किया जाएगा, जिसका स्वामित्व राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास PPP मतलब सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में होगा। फिर DCS की बात करें, डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट, तो उसकी बात करें विकास पूंजी सहायता, तो कपड़ा मंत्रालय मुख्य और सहायक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, कपड़ा मंत्रालय क्या, मुख्य और सहायक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पार्क SPV जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है, इसको विकास पूंजी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। क्या करेगा? वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। जो ग्रीनफील्ड PM पार्क है, क्या ग्रीनफील्ड PM मित्र पार्कों के लिए DCS योजना परियोजना लागत का 30% होगा। ग्रीनफील्ड PM पार्क मित्र पार्कों के लिए DCS परियोजना लागत का 30% होगा, प्रति पार्क अधिकतम 5 करोड़ की सीमा के साथ। जो ब्राउनफील्ड PM पार्क है, जो ब्राउनफील्ड PM मित्र पार्क है, इनके लिए DCS शेष बुनियादी ढांचे और विकसित किए जाने वाले अन्य सहायक सुविधाओं के लिए परियोजना लागत का 30% होगा। जो हमारा DCS है, जो शेष बुनियादी ढांचे और विकसित किए जाने वाले जो अन्य सहायक सुविधा हैं, उनके लिए परियोजना लागत का कितना 30% होगा। प्रति पार्क अधिकतम 200 करोड़ रुपए की सीमा के साथ ये दिया जाएगा। फिर आता है CIS मतलब प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता। प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता की बात करें तो शुरुआती सहायता और संचालन के लिए विस्तार को, या शुरुआती स्थापना और संचालन के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विनिर्माण इकाइयों को, क्या विनिर्माण इकाइयों को प्रति पार्क 300 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रति पार्क क्या 300 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। फिर अपेक्षित लाभ की बात करें, क्या अपेक्षित लाभ की बात करें तो महत्वपूर्ण घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करना, महत्वपूर्ण घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करना, जिसमें प्रति पार्क लगभग 10,000 करोड़ रुपए अनुमानित किए गए। एक पार्क के लिए कितने 10,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है कि हर पार्क में कितना 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। बड़े पैमाने पर क्या रोजगार सृजित करना, मतलब कि प्रति पार्क लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करना। हमें क्या करना, प्रति पार्क तो 1 लाख प्रत्यक्ष रूप से और 2 लाख अप्रत्यक्ष रूप से नौकरियों का सृजन करना है। जो कपड़ा उद्योग है, तो कपड़ा उद्योग के लिए लॉजिस्टिक्स लागत कम करना, ये कपड़ा उद्योग के लिए लॉजिस्टिक्स की जो लागत आती है उस लागत को कम करना। वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, क्या है, वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ा क्षेत्र की जो प्रतिस्पर्धात्मकता है इसको बढ़ाना। कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देना, कपड़ा उद्योग में नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, क्या है, कपड़ा उद्योग में नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना। स्थानीय अर्थव्यवस्था और कपड़ा पारिस्थितिकी की तंत्र है इसको मजबूत करना, क्या स्थानीय अर्थव्यवस्था और कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है इसको मजबूत करना। तो ये हमारे कुछ उद्देश्य हैं, उद्देश्य नहीं इसके योजना के लाभ है। अब कार्यान्वयन की बात करें तो PM मित्र पार्कों के लिए स्थलों का चयन वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर चैलेंज मेथड, इसके मेथड के माध्यम से किया जाएगा। किसके माध्यम से किया जाएगा, चैलेंज मेथड के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें सन्निहित और बाधा मुक्त भूमि, जिसमें सन्निहित और बाधा मुक्त भूमि मतलब 1000 एकड़ से अधिक होनी चाहिए। मौजूदा कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, मौजूदा कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, कनेक्टिविटी और राज्य कपड़ा औद्योगिक नीतियों जैसे हमारे कारकों पर विचार किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इन पर विचार किया जाता है। किन किन चीज़ों पर विचार किया जाएगा, तो हमारे एक तो हमारे मौजूदा कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, कनेक्टिविटी और राज्य कपड़ा और औद्योगिक नीति, इन कारकों पर विचार किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से मिलकर क्या है, पार्कों का विकास करेगी। क्या करेगी, पार्कों का विकास करेगी स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से मिलकर। वर्तमान स्थिति की बात करें 2025 की मई के शुरुआत में, तो सरकार ने विभिन्न राज्यों में 7 PM पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अंतिम रूप से कौन कौन से स्थल है जो चयनित किए गए हैं, तो इसमें हमारे तमिलनाडु जो विरुद्धनगर है ये ग्रीनफील्ड है, तेलंगाना में वारंगल ये ब्राउनफील्ड है। तो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड तो आपने पता होगा ही। ग्रीनफील्ड का मतलब बिल्कुल नई इकाई की स्थापना होना, और ब्राउनफील्ड का मतलब कि पहले से कोई एक इकाई स्थित है और उसी में हम इनोवेशन करके उसको विस्तार करके बड़ी इकाई के रूप में बदल रहे हैं। गुजरात में नवसारी ग्रीनफील्ड, कर्नाटक में कलबुर्गी
ग्रीनफील्ड, मध्य प्रदेश में धार ग्रीनफील्ड, उत्तर प्रदेश लखनऊ ग्रीनफील्ड, महाराष्ट्र अमरावती ये ब्राउनफील्ड है। तो हमारे इस तरह कितनी जो हमारे 7 है क्षेत्र तो इकाइयों की स्थापना की गई। कई राज्यों की बात करें तो कई राज्यों ने संभावित निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कई राज्यों ने क्या किया, संभावित भाई जो लोग निवेश कर सकते हैं उनके साथ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ग्रीनफील्ड राज्यों में एसपीवी को शामिल किया गया। क्या है, ग्रीनफील्ड राज्यों में एसपीवी को शामिल किया गया। महाराष्ट्र के अमरावती जैसे कुछ पार्कों में बुनियादी ढांचा विकास का काम शुरू हो गया। कई स्थलों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली गई। क्या है, कई स्थलों के लिए पर्यावरणीय जो मंजूरी है वो प्राप्त कर ली गई। फिर अगली योजना आती है हमारी एक भारत श्री योजना। योजना का नाम क्या, भारत श्री योजना। योजना का पूरा नाम देखें तो भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, शॉर्ट में कहते भारत श्री योजना। योजना की बात करें तो इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2023-24 में की थी। निर्मला सीतारमण ने क्या किया, अपने बजट भाषण 2023-24 में इस योजना की घोषणा की थी। योजना है तो योजना के कार्यान्वयन की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इस परियोजना को कार्यान्वित करने वाली मुख्य एजेंसी है। यह डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। जो इसका संग्रहालय है तो ये संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये हमारे एपिग्राफी संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। अब इसके महत्व के बारे में बात करें तो भारत श्री योजना क्या, तो भारत श्री योजना के बारे में बात कर रहे थे। तो भारत श्री योजना भारत की अनमोल पुरातात्विक धरोहर को संरक्षित करने और उसे दुनिया भर के विद्वानों को और आम जनता तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिलालेख हमारे इतिहास, संस्कृति और भाषाओं के महत्वपूर्ण स्रोत है और उनका डिजिटलीकरण उनके अध्ययन और संरक्षण को एक नई गति देगा। जो शिलालेख हमें मिले हैं उन शिलालेखों को हम क्या करें, डिजिटलीकरण करके उनका अध्ययन और संरक्षण को एक नई गति देगा। इस परियोजना के तहत क्या, शिलालेखों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, फोटोग्राफी, डिजिटल ट्रांसक्रिप्शन, इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। तो परियोजना है तो परियोजना के तहत क्या है, शिलालेखों के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, फोटोग्राफी और डिजिटल ट्रांसक्रिप्शन ये सब चीज़ें इसमें शामिल की गई है। अगली योजना आती है मेक इन इंडिया योजना। क्या, मेक इन इंडिया योजना की बात करें तो यह योजना भारत सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। क्या है, यह योजना क्या, भारत सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र के रूप में बदलना है। ये जो हमारी योजना है तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र के रूप में बदलना है। यह पहल क्या, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, कौशल विकास को बढ़ाने, विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। योजना का नाम क्या, मेक इन इंडिया योजना। योजना की बात करें तो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर को 12 से 14% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाना है। जो हमारे विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर है इसको 12 से 14% हर वर्ष के हिसाब से बढ़ाना। 2022 तक अर्थव्यवस्था में 100 मिलियन अतिरिक्त विनिर्माण नौकरियां पैदा करना है। कब तक, 2022 तक अर्थव्यवस्था में 100 मिलियन अतिरिक्त विनिर्माण नौकरियां पैदा करना। यह लक्ष्य अब संशोधित कर दिया गया, मतलब 2022 तो निकल गया तो ये लक्ष्य चेंज कर दिया गया है। विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद GDP में, सकल घरेलू उत्पाद या GDP में योगदान को 2022 तक 25% तक बढ़ाना था और ये लक्ष्य अब क्या है, संशोधित करके कितना 2025 कर दिया गया है कि 2025 में 25% तक बढ़ाना है इसको। भारत में विनिर्माण के लिए अनुकूल माहौल बनाना, भारत में क्या है, विनिर्माण के लिए अनुकूल माहौल बनाना जिसमें आसान नियामक प्रक्रियाएं और कुशल बुनियादी ढांचा शामिल है। जिसमें क्या, आसान नियामक प्रक्रियाएं और कुशल बुनियादी ढांचा शामिल है। घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना, क्या, घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देना, क्या है, नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देना। कौशल विकास के माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाना, क्या, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाना। विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, क्या है, विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। एक आता हमारे जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, इसकी अवधारणा को बढ़ावा देना जिसका अर्थ है ऐसे उत्पाद बनाना जिनमें कोई खराबी न हो और जिसका पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, कि
ऐसे उत्पाद बनाना जिनमें क्या कोई खराबी ना हो और जिनका पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी ना पड़े। अब ये योजना है, तो योजना के मूल स्तंभों की बात करें। योजना के कौन कौन से स्तंभ हैं? तो मेक इन इंडिया योजना कई प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ आता है इसमें नई प्रक्रियाएं, न्यू प्रोसेसेस। तो व्यापार करने में आसानी मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाना। क्या है? व्यापार करने में आसानी मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको बढ़ावा देने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं इनको सरल और कारगर बनाना। इसमें नियामक मंजूरी को आसान बनाना और लाल फीताशाही है इसको कम करना शामिल किया गया। तो इसमें क्या करेंगे हम? नियामक मंजूरी इसको तो आसान बनाएंगे, साथ साथ लाल फीताशाही को कम करने में इस चीज़ में शामिल किया गया। दूसरा, नया बुनियादी ढांचा या न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आधुनिक और कुशल बुनियादी ढांचे का विकास करना है। क्या है? आधुनिक और कुशल बुनियादी ढांचे का विकास करना, और जिसमें क्या है? औद्योगिक गलियारे, स्मार्ट शहर और बेहतर कनेक्टिविटी चीज़ों की को शामिल किया गया है। तो इसमें क्या है? औद्योगिक गलियारे, स्मार्ट शहर और बेहतर कनेक्टिविटी शामिल किया गया है। नए क्षेत्र की बात करें, न्यू सेक्टर्स की, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और मौजूदा क्षेत्रों में FDI की सीमा को बढ़ाना। जो पहले से हैं तो उनकी तो सीमा बढ़ानी है, और नए नए जो FDI के लिए नए नए क्षेत्रों को खोलना शामिल है। रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, निर्माण, रेलवे बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में FDI को उदार बनाया गया है। तो किन किन में FDI को उदार बनाया गया है? हमारे रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, निर्माण, रेलवे बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में FDI को उदार बनाया गया है। न्यू माइंडसेट की बात करें, नई मानसिकता, तो सरकार की भूमिका को एक नियामक से बदलकर एक सुविधा प्रदाता और व्यापक भागीदार के रूप में बदलना। तो क्या है? हमारी सरकार की भूमिका है, तो सरकार की भूमिका को एक नियामक से बदलकर एक सुविधा प्रदाता और व्यापार भागीदार के रूप में बदलना। फोकस की बात करें, फोकस क्षेत्र की, तो मेक इन इंडिया 2.0 के तहत वर्तमान में 27 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कितने? 27 प्रमुख केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिनमें कौन कौन से? एरोस्पेस और रक्षा, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण, जैव प्रौद्योगिकी, भूमि, पूंजीगत वस्तुएं, कपड़ा और परिधान, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण, ESDM का चमड़ा और जूते, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, शिपिंग, रेलवे, विनिर्माण में निर्माण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र भी हैं बहुत सारे। अब इस योजना के कार्यान्वयन की बात करें, योजना के कार्यान्वयन की बात करें तो मेक इन इंडिया योजना को विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों के समन्वय से लागू किया गया। क्या? मेक इन इंडिया योजना को विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों के समन्वय से लागू किया जा रहा है। निवेश आकर्षित करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए? निवेश आकर्षित करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और पहले शुरू की गई है, जिनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, विशिष्ट क्षेत्रों में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? विशिष्ट क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, क्या PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की बात करें तो एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास के लिए एक बहु मॉडल कनेक्टिविटी योजना है। क्या? एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास के लिए एक बहु मॉडल कनेक्टिविटी योजना। अगली हमारी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और फिर हमारे वस्तु और सेवा कर GST, तो कर प्रणाली में सुधार और एकीकरण है। तो हमारे ये कुछ पॉइंट थे जो हमारे कार्यान्वयन की बात कर रहे थे। फिर बात करें उपलब्धियां और वर्तमान स्थिति की इसकी, तो इसकी वर्तमान स्थिति और उपलब्धि की बात करें तो मेक इन इंडिया पहल ने भारत में विनिर्माण में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। पहला है FDI में वृद्धि। भारत FDI के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थल के रूप में उभरा है। भारत क्या? FDI के लिए एक आकर्षक गंतव्य के स्थल के रूप में उभरा है। व्यापार करने में आसानी में सुधार की बात करें तो सरकार ने नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए। सरकार ने क्या किया? नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए। कुछ क्षेत्रों में विनिर्माण क्षमता में वृद्धि की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्र है उनमें उत्पादन बढ़ा है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर, तो घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।
तो इस तरह हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, ये योजना है। इसके निष्कर्ष के रूप में देखें, हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि योजना अपने कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाई, जैसे कि हमारे जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी 25% तक बढ़ाना और 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना। इन लक्ष्यों को अब भी संशोधित करके आगे बढ़ाया गया। अगली एक योजना आती है हमारी प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। योजना का नाम क्या हमारे? प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना PMVKY। तो ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य क्या? हमारे मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों का समग्र और समावेशी विकास करना है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे जनजातीय समुदायों का समग्र और समावेशी विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह योजना क्या विशेष रूप से अनुसूचित जातियों मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने, उनकी संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने पर केंद्रित है। जो ये योजना है, तो योजना का विशेष रूप से जो हमारा ST है, अनुसूचित जनजातियों, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने, उनकी संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने पर केंद्रित है। यह योजना 28 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। यह योजना है जो 28 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी और इसका कार्यान्वयन जनजातीय कार्य मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। अवधि की बात करें तो 2021-22 से 25-26 तक ये योजना चलेगी। अब योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सामाजिक और नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। क्या? जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सामाजिक और नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना पहला उद्देश्य। अगला उद्देश्य आता है जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्थायी आजीविका, रोजगार, उद्यमिता के अवसर पैदा करना, ताकि उनकी आय दुगनी हो सके। जो हमारे जनजातीय लोग हैं, उनकी आय क्या करनी है? दुगनी करनी है। स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके, क्या? स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके सभी जनजातीय परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास का समर्थन करना। क्या? सभी जनजातीय परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास का समर्थन करना इसका एक उद्देश्य। प्रत्येक जनजातीय परिवार को आवास उपलब्ध कराना, जिससे विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह है मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से PVTG है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। सभी जनजातीय परिवारों को सुरक्षित पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करना एक और उद्देश्य, और सभी जनजातीय किसानों के लिए कृषि में सुनिश्चित आय प्रदान करना। तो हमारी इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और उद्देश्यों की बात करें तो बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन और आर्थिक विकास के लिए, क्या? बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन और आर्थिक विकास के लिए सभी अनुसूचित जनजाति के घरों और गांवों के लिए सार्वभौमिक विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, जनजातीय क्षेत्रों में धन सृजन को बढ़ावा देना और सभी जनजातीय परिवारों के जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना एक और उद्देश्य। जनजातीय परिवारों की आय बढ़ाने के लिए जनजातीय कस्बों को, क्या? जनजातीय परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए जनजातीय कस्बों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करना। क्या करना है? विकास के इंजन के रूप में इसको विकसित करना है। जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार करना। ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे इस योजना के। अब हम देखेंगे जो ये योजना है तो योजना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। योजना के घटकों के बारे में बात करें तो PM वन बंधु कल्याण योजना एक व्यापक योजना है जिसमें कई घटक शामिल हैं। अब घटकों के बारे में बात करें तो पहला घटक आता है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। क्या? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। तो यह योजना महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले 36,428 गाँवों के एकीकृत विकास पर केंद्रित है। कितने गांव हैं हमारे? 36,428 गाँवों के एकीकृत विकास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य हमारा सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतराल को बढ़ना है, जिससे जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। जिससे क्या हमारे जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। प्रत्येक गाँव को विकास कार्यों के लिए एक निश्चित राशि आवंटित की जाती है। तो प्रधानमंत्री आदि आदर्श गाँव योजना में विकास कार्य के लिए प्रत्येक गाँव को कुछ राशि आवंटित की जाती है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की बात करें PVTGs इनके विकास की, तो इस पहल का उद्देश्य सबसे हाशिए पर रहने वाले जो जनजातीय समुदाय हैं उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना और उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। यह क्या आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रों में
विशिष्ट विकास गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये क्या करता है, हमारे आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रों में विशिष्ट विकास गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हाल ही में हमारे पीवीटीजी परिवारों को बुनियादी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन भी शुरू किया गया है। जो पीवीटीजी है, इनके लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन भी शुरू किया गया है। फिर जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की बात करें, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इनको सहायता की बात करें तो यह पहल हमारी जनजातीय संस्कृतियों और चुनौतियों से संबंधित ज्ञान के आधार को मजबूत करने के लिए, क्या यह पहल हमारी जनजातीय संस्कृतियों और चुनौतियों से संबंधित ज्ञान के आधार को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी परियोजनाओं के आधार पर वित्तीय सहायता आवंटित करती है। जैसे उनकी परियोजनाओं, उनको वैसे ही वित्तीय सहायता आवंटित की जाती है। TRI मतलब ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये हमारी जनजातीय भाषाओं, परंपराओं, औषधीय प्रथाओं, इन पर अनुसंधान और प्रलेखन करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे जनजातीय भाषाओं, हमारी परंपराओं, औषधीय प्रथाओं, इन सब पर क्या अनुसंधान और प्रलेखन करते हैं। चौथा कंपोनेंट आता है इसका हमारा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति। क्या प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात करें तो यह योजना हमारी कक्षा 9 और कक्षा 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनकी माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है। मतलब परिवार की या माता पिता की वार्षिक आय कितनी, 2.5 लाख रुपये तक है, उनको क्या वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय बाधाएं उनकी शिक्षा में बाधा न डालें। जो वित्तीय बाधाएं हैं उनकी शिक्षा में बाधा नहीं डालें। कहते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, तो ये योजना कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर, मतलब जो हमारे PG है, पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों तक, जो पाठ्यक्रम है उन पाठ्यक्रमों तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। फिर परियोजना प्रबंधन इकाइयों की बात करें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स के लिए प्रशासनिक सहायता की बात करें तो प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना राज्य सरकारों के भीतर परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना के लिए धन आवंटित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित योजनाओं की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन हो। फिर आता है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। क्या एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की बात करें तो यह योजना है ना हमारी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कक्षा 6 से कक्षा 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। एकलव्य स्कूल है, उनकी बात करें तो कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई। सरकार के प्रत्येक ब्लॉक में जहाँ 50% से अधिक ST आबादी है और कम से कम 20,000 क्या जनजातीय लोग हैं, किसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार है, वहाँ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना करने के निर्णय लिया गया है। 8वां आता हमारा प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। जब प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन तो PMJVM, ये मिशन के 2 मौजूद योजनाएं हैं। कौन कौन सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन के लिए तंत्र और जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता। इन दोनों कंपोनेंट को एक योजनाएं हैं, इन दोनों को योजना को मिलाकर एक योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य क्या, हमारे लघु वनोपज है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, इनकी खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP है वो प्रदान करना, और MPF मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है और गैर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, इनकी मूल्य श्रृंखलाओं के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना और वनधन केंद्रों के माध्यम से मूल्यवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है। इस योजना के कार्यान्वयन की बात करें तो यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वय से कार्यान्वित की जा रही है। एक नई योजना आती है हमारी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। योजना का नाम क्या, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। योजना की बात करें तो इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को की थी और इसे औपचारिक रूप से 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन। तो हमारे 22 मंत्रालय हैं, जिसमें रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग, नागरिक उड्डयन और शिपिंग, इनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके परियोजना की योजना और कार्यान्वयन को अधिक कुशल बनाना है। लेकिन वर्तमान में कितने 24 मंत्रालय हैं। शुरुआत की गई थी तब इसमें 22 मंत्रालय थे, अब कितने 24 मंत्रालय हो गए। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, वस्तुओं और लोगों की निर्बाध आवाजाही के लिए, क्या वस्तुओं और लोगों की निर्बाध आवाजाही के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करना। इसका उद्देश्य, यह योजना क्या है 7 कारकों से जुड़ी है, जो कौन कौन से, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जलमार्ग,
माल परिवहन, लॉजिस्टिक्स, तो ये 7 कारकों से जुड़ी हुई। फिर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। क्या लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना मतलब बेहतर कनेक्टिविटी, कुशल परिवहन नेटवर्क के माध्यम से। क्या बेहतर कनेक्टिविटी, कुशल परिवहन नेटवर्क के माध्यम से माल ढुलाई की लागत को कम करना, जो वर्तमान में भारत के जीडीपी का लगभग 13 से 14% है, इसको घटा करके जो वैश्विक मानक है 8 से 9% यहाँ तक लेके आना हमारा माल ढुलाई को, कीमत को। फिर आर्थिक विकास को गति देना। बेहतर बुनियादी ढांचे से व्यापार, उद्योग और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। क्या बेहतर बुनियादी ढांचे से व्यापार, उद्योग और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, इसका एक और उद्देश्य। परियोजना के समय पर पूरा होना सुनिश्चित करना। जो इतने परियोजनाएं हैं तो परियोजनाओं के समय पर पूरा होना सुनिश्चित करना। मंत्रालयों के बीच में बेहतर समन्वय से परियोजनाओं में देरी होती है, इस देरी को कम करना। जो बुनियादी ढांचा नियोजन है, क्या बुनियादी ढांचा नियोजन में दक्षता लाना। क्या बुनियादी ढांचा नियोजन में दक्षता लाना। भौतिक सूचना प्रणाली, ये GIS आधारित स्थानिक नियोजन और विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके अधिक कुशल योजना बनाना। फिर आता अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार। तो दूर दराज के क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों तक, क्या दूर दराज के क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों तक परिवहन नेटवर्क को पहुंचाना। क्या करना, परिवहन नेटवर्क है तो उसको पहुंचाना। निवेश आकर्षित करना। बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थल बनाना। क्या है, निवेश आकर्षित करना की बात करें तो बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थान बनाना। अब योजना है तो योजना के मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं, तो योजना के 6 स्तंभ हैं। गतिशक्ति योजना के कितने, 6 स्तंभ है। पहला स्तंभ आता है हमारा व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो एक एकीकृत पोर्टल पर सभी मौजूदा और नियोजित पहलों को, एक केंद्रीकृत पोर्टल पर क्या सभी मौजूदा और नियोजित पहलों को शामिल करना, जिससे प्रत्येक विभाग को एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारी मिल सके। जिससे क्या प्रत्येक विभाग को एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारी मिल सके। दूसरा कंपोनेंट हमारी प्राथमिकता या प्रायोरिटाइजेशन। क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शन के माध्यम से परियोजनाओं को प्राथमिकता देना। अनुकूलन मतलब ऑप्टिमाइजेशन, मतलब महत्वपूर्ण अंतराल की पहचान के बाद, क्या महत्वपूर्ण अंतराल की पहचान के बाद परियोजनाओं की लागत बनाना और परियोजनाओं की योजना बनाना और वस्तुओं की ढुलाई के लिए सबसे अनुकूल मार्ग का चयन करना। क्या करना, वस्तुओं की ढुलाई के लिए सबसे अनुकूल मार्ग का चयन करना। फिर तालमेल की बात करें, सिंक्रोनाइजेशन। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यों को, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यों को सिंक्रोनाइज करना, ताकि परियोजनाओं में देरी कम से कम हो। ताकि क्या परियोजनाएं होती है तो परियोजनाओं में देरी कम से कम हो। पर विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल की बात करें, GIS आधारित स्थानिक नियोजन और 200 से अधिक परतों वाले, क्या GIS आधारित स्थानिक नियोजन और 200 से अधिक परतों वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ सभी डेटा को एक ही स्थान पर उपलब्ध करना। क्या करना, सभी डेटा को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। गतिशील की बात करें, डायनेमिक, तो सभी मंत्रालयों और विभागों को प्रगति को, जो विभाग है इनकी प्रगति को ट्रैक करने और परियोजनाओं की योजना बनाने, डेटा का आदान प्रदान करने और विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाए। अगर गतिशक्ति योजना है तो इसके क्रियान्वयन की बात करें, कौन करेगा इसका कार्यान्वयन। इसके लिए सबसे पहले हमने राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ये NMP है, इसका निर्माण किया। तो PM गतिशक्ति के तहत एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान विकसित किया गया है। क्या किया गया है, PM गतिशक्ति के तहत क्या एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान विकसित किया गया है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म के विभिन्न मंत्रालयों की एकीकृत योजना बनाने और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित निष्पादन में मदद करता है। ये क्या करता है, ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, विभिन्न मंत्रालयों की एक एकीकृत योजना बनाने और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित निष्पादन में मदद करता है। फिर नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप या NPG की बात करें तो परियोजनाओं की योजना और समन्वय के लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का गठन किया गया है। क्या किया गया, एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का गठन किया गया है। फिर BISAGN, तो इसकी बात करें तो ये भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन, इसके द्वारा विकसित एक ISRO इमेजरी के साथ स्थानिक नियोजन उपकरणों का उपयोग करता है। फिर राज्य स्तरीय कार्यान्वयन की बात करें तो राज्यों को भी अपने स्तर पर गतिशक्ति योजना के अनुरूप योजना बनाने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो राज्यों को भी हम क्या करेंगे, इसके तहत प्रोत्साहित करेंगे। तो इस तरह ये हमारी गतिशक्ति योजना थी, ये लास्ट योजना थी हमारी आज की। तो योजनाओं का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
धन्यवाद।